चंदनपुर नाम के गांव में एक रमेश काका रहते थे। रमेश काके के पास एक मुर्गी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखते। एक दिन रमेश काका का बेटा सुरेश उनसे बोलता है। अरे पिताजी, ये क्या आप मुर्गी लेके घूमते रहते हैं? ये तो अंडे भी नहीं देती, तो आप कटवा क्यों नहीं देते इसको? नहीं बेटा, मैं इस मुर्गी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस मुर्गी को नहीं कटवा सकता। मैं रहूं या ना रहूं, तुम इस मुर्गी का ख्याल रखोगे और तुम इसको कभी भी नहीं कटवाओगे। लेकिन ऐसा क्या है इस मुर्गी में पिताजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस मुर्गी के साथ कभी बुरा सलूक मत करना। अच्छा पिताजी, मैं इस मुर्गी के साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रमेश काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रमेश बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम इस मुर्गी का ख्याल रखना और इसे कभी भी किसी को नहीं देना। अरे पिताजी, कैसी बात करते हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। फिर कुछ ही दिन बीतते हैं और रमेश काका का देहांत हो जाता है और सुरेश भी अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश समझकर मुर्गी का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन सुरेश की पत्नी सुरेश से बोलती है। अरे आपने ये मुर्गी क्यों रखी हुई है? अंडे तो देती नहीं और खाना तो इतना खाती है, और गंदगी गंदगी तो पूछो ही मत। नहीं विमला, पिताजी ने मुझे मरते समय कहा था कि इस मुर्गी का हमेशा ख्याल रखना, और ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी। और वैसे भी ये मेरे पिताजी की आखिरी ही निशानी है। अरे आपके पिताजी तो मर गए हैं, अब क्यों रखना है इस मुर्गी को? नहीं नहीं विमला, मैंने मना कर दिया तो बस मना कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला एक दिन खाना खा रही होती है तो मुर्गी विमला के खाने में मुंह मार देती है। अरे मैं क्या करूं इस मुर्गी का? बहुत हो गया, या तो अब मैं रहूंगी या ये रहेगी इस घर में। सुरेश घर वापस आता है। सुने, बहुत हो गया, या आज ये रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। अरे क्या करूं, एक काम करता हूँ, इस मुर्गी को मैं अपने दोस्त नितेश को दे देता हूँ। फिर सुरेश वो मुर्गी नितेश को दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे विमला, कुछ दिनों से काम सही नहीं चल रहा। पहले तो बहुत फायदा होता था और अब कुछ दिनों से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपका काम तो बहुत अच्छा चलता था ना, अब ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं विमला, कैसे हो गया ये सब। बस तुम अब भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। सुरेश सोने चला जाता है। सुरेश, सुरेश बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुर्गी किसी और को दे दी। तुमको पता है, तुम्हारे साथ ये जो अब हो रहा है, ये उस मुर्गी के चले जाने की वजह से हो रहा है। ये मुर्गी मुझे एक बाबा ने दी थी और कहा था कि ये मुर्गी एक चमत्कारी मुर्गी है और जब तक ये मुर्गी मेरे पास रहेगी, मुझे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जल्दी जाकर उस मुर्गी को वापस ले आओ। नितेश की आंख खुल जाती है। विमला, विमला, बात सुनो मेरी, इधर आओ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे विमला, आज मेरे सपने में पिताजी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा। अरे ये कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, आप मुझे माफ कर दें। जाकर उस मुर्गी को वापस ले आए। फिर सुरेश जाकर उस मुर्गी को वापस ले आता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। चंपक लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा होता है। अरे कैसे हैं आजकल के लोग, जानवरों को भी नहीं छोड़ते। ये कहकर चंपकलाल हिरन के शरीर में से तीर को निकाल देता है। अरे यार, ये हिरन तो काफी ज्यादा जख्मी है। एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। चंपकलाल हिरन को अपने घर ले आता है। शांति, जरा पट्टी तो लाना। क्या हो गया आपको? पट्टी क्यों मंगवा रहे हैं? अरे शांति, तुम देख तो रही हो इस हिरन के शरीर में से कितना खून निकल रहा है। हाँ हाँ, देख तो रही हूँ, मगर जानवर को कौन पट्टी बांधता है? और ये हिरन आपको कहाँ मिल गई? अरे शांति, कैसी बात करती हो, ये भी हमारी तरह जानदार हैं, इनको भी दर्द होता है। लाओ अब मुझे पट्टी दे दो।
फिर चंपक पट्टी लेता है और हिरन को लगा देता है। अच्छा ये तो बताएं, अब ये कहाँ रहेगी? अरे कैसी बात करती हो शांति, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये हमारे साथ रहेगी। अच्छा ये तो बताएं, ये खाना कहाँ से खाएगी? हम तो खुद बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अरे शांति तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान है ना, वो दे देगा इसके नसीब की 2 वक्त की रोटी। अगले दिन चंपकलाल जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है तो वहाँ पर उसको चंदू मिलता है। अरे चंदू तुम लकड़ियाँ काट रहे हो, तुम्हारा तो अपना खेत है ना। अरे भाई क्या बताऊं, तुम तो जानते हो ना कि गांव में पानी की कितनी समस्या है। अब तो मेरा खेत भी बंजर हो गया है, इसलिए मैं लकड़ियों का काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। अब कोई फरिश्ता ही आकर इस समस्या को ठीक करेगा। फिर शाम हो जाती है और चंपकलाल घर वापस आ जाता है। अरे शांति तुमने हिरन को खाना दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ, दे दिया है आपकी हिरन को खाना, आप चिंता मत करें। अच्छा भड़कती क्यों हो, शांत हो जाओ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और हिरन एकदम ठीक हो जाती है। अरे अब तो ये हिरन एकदम ठीक हो गया है। आप इसको जंगल में क्यों नहीं छोड़ के आए थे? वैसे भी ये जंगल का प्राणी है, ये वहीं पे खुश रहेगा। हाँ शांति शायद तुम ठीक ही कहती हो, अब ये बिल्कुल सही हो गई है, मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ। चल बेटा हिरन, मेरा तुझसे अलग होने का टाइम आ गया है। चंपकलाल हिरन को जंगल में ले आता है। चल बेटा हिरन, अब मैं चलता हूँ। हिरन को छोड़कर चंपकलाल जा रहा होता है तो पीछे से एक आवाज आती है। चंपक चंपक। अरे कौन था ये, किसकी आवाज थी ये मेरी आवाज है चंपक। अरे तुम बोल सकती हो? हाँ चंपक, मैं बोल सकती हूँ और जादू भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई हिरन हूँ। लेकिन तुम मेरे पास 1 हफ्ता रही हो, तुम तब क्यों नहीं बोली? नहीं चंपक, मैं हर किसी के सामने नहीं बोलती। पिछले 1 हफ्ते में तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इस वजह से तुम मुझे सुन पाते हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो चंपकलाल, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमको 3 इच्छाएं देती हूँ, तुमको जो मांगना है मुझसे मांग लो। बताओ अपनी तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? हाँ हिरन, मेरी पहली इच्छा ये है, गांव में पानी की बहुत समस्या है, तुम इसको ठीक कर दो। ये लो, अब तुम्हारे गांव में पानी की समस्या नहीं होगी। और बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मैं तुमको अपनी दूसरी इच्छा बाद में बताऊंगा। अच्छा चंपक, तुमको जब भी मुझको बुलाना हो तुम मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। चंपकलाल घर चले जाता है। सुबह चंपकलाल काम पे जा रहा होता है। एक दरख्त के नीचे एक आदमी उदास बैठा हुआ होता है। अरे क्या हुआ तुमको, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भाई मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर बोल रहे हैं वो नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो, भगवान पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर चंपक वहाँ से चले जाता है। चंपक उसी पेड़ के पास आता है और हिरन को याद करता है। हाँ चंपक, तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि आज मैं जिस आदमी से मिला था उसकी बेटी की तबीयत बिल्कुल सही हो जाए। सोच लो चंपक, तुमने अभी तक अपने लिए एक भी इच्छा नहीं मांगी। हाँ हिरन, मैंने सोच लिया है, मेरी दूसरी इच्छा यही है। ये लो चंपक, अब उसकी बेटी की तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। तुम अपनी तीसरी इच्छा बताओ। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी इच्छा तुम ले लो, तुम्हें उस इच्छा का जो भी करना हो तुम कर लेना। तुमको अपने लिए एक इच्छा भी नहीं चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए अपनी तीसरी इच्छा। वहाँ पे बहुत जोरों की रोशनी होती है और हिरन एक परी बन जाती है। चंपक, मैं एक परी हूँ। मुझे एक बाबा ने शराब देकर हिरन बना दिया था और कहा था कि कोई अच्छा इंसान आकर ही मुझे इस शराब से मुक्त करेगा।
तुमने मुझे इस शराब से मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी रूपा से बोलता है। रूपा, इस महीने मेरी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। लगता है मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़मीन बंजर हो गई है। लेकिन आप और क्या काम करेंगे? आपको तो और कोई काम आता भी नहीं है। अभी मैंने एक काम सोचा है कि मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काट के लाकर उसको बाजार में बेच देता हूँ। अगली सुबह मुकेश जंगल के लिए निकल जाता है। रमेश यूं ही जा रहा होता है तो एक पेड़ के नीचे उसको साधु बाबा दिखते हैं। बेटा मुकेश, मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे? मुकेश जल्दी से पानी ले आता है। बाबा पानी पी लेते हैं। अरे मुकेश बेटा, क्या धुइधा है तुमको? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़मीन भी बंजर हो गई है और मुझे और काम भी नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? अच्छा, तो ये समस्या है। चलो बेटा मुकेश, ये मिट्टी को कोई साधारण मिट्टी ना समझना, बल्कि इस मिट्टी को अगर तुम अपने खेत में डालोगे तो ये मिट्टी तुम्हें बहुत अच्छी फसल करके देगी और तुम्हारी ज़मीन भी सही हो जाएगी। अच्छा बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। ये मिट्टी ले जाकर मैं अपने खेत में डाल दूँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस मिट्टी का जादू तभी काम करेगा जब तुम दुगनी मेहनत करोगे। अच्छा बाबा, अब से मैं दिन रात काम करूँगा। ये बोलकर मुकेश वो मिट्टी लेकर अपने घर वापस आ जाता है। ये देखो रूपा, आज मैं जब जंगल गया तो मुझे एक बाबा मिले थे और फिर लेकिन आप तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर आप और मेहनत करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं रूपा, अब मैं दुगनी मेहनत करूँगा और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाऊँगा। चले आपकी मर्जी। फिर मुकेश दुगनी मेहनत करता है और उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। अरे मुकेश, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ज़मीन बंजर हो गई है। हाँ सुरेश, मेरी ज़मीन बंजर हो गई थी तो फिर मैं ये काम बंद करके जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था और फिर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिट्टी की पोटली की वजह से तुम्हारी ज़मीन उपजाऊ कैसे हो सकती है? तुम्हारी मर्जी सुरेश, तुम मानो या ना मानो। फिर अगले दिन सुरेश भी जंगल चले जाता है। मैं एक काम करता हूँ, बाबा को ढूंढता हूँ और उनको कहूँगा कि मेरी फसल अच्छी नहीं हुई और फिर वो मुझे मिट्टी देंगे। फिर मैं वो अपनी सही फसल के अंदर डाल दूँगा और मेरी सही फसल और ज़्यादा सही हो जाएंगी। फिर सुरेश को वो बाबा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? अरे बाबा, मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, मुझे कोई उपाय बता दो, अब मैं क्या करूँ? अच्छा बाबा, सही है, मैं समझ गया। अरे मेरी फसल तो पहले से ही बहुत अच्छी है, मुझे क्या ज़रूरत है दुगनी मेहनत करने की? मैं तो और कम मेहनत करूँगा। सुरेश ऐसा ही करता है। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता और देखते ही देखते उसकी फसल और ख़राब हो जाती है। फिर सुरेश मुकेश के पास जाता है। अरे मुकेश, तुमने तो कहा था कि बाबा की मिट्टी डालने से फसल और अच्छी हो जाएगी, मगर मेरी फसल तो और ख़राब हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फसल तो बहुत ही अच्छी हुई थी। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बाबा के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और वो ही कोई उपाय बताएंगे। फिर वो दोनों जंगल चले जाते हैं और बाबा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए होते हैं। अरे बाबा, तुमने जो मिट्टी दी थी उससे तो मेरी फसल और ख़राब हो गई। लेकिन बाबा, आपने जो मिट्टी मुझे दी थी उससे तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन सुरेश की फसल खराब कैसे हो गई? अच्छा बेटा सुरेश, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी फसल पहले सही थी या खराब थी? अरे बाबा, मेरी फसल तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारी मिट्टी की वजह से ख़राब हो गई। और तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी फसल सही नहीं है।
और तुमने वो मिट्टी डालने के बाद दुगनी मेहनत करी थी। नहीं बाबा, मेहनत तो नहीं की थी। हाँ बेटा, मैं जानता था तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, पर मैंने फिर भी तुम्हें वही मिट्टी दी जो मैंने मुकेश को दी। असल में इस मिट्टी में कोई जादू नहीं है। मुकेश को जो अच्छी फसल मिली वो उसकी दिन रात की मेहनत का फल था, और तुमने जो मेहनत नहीं की यही उसी की सजा है। अब तुम जाओ और दिन रात मेहनत करो, तुम्हारी फसल बगैर किसी मिट्टी के अच्छी हो जाएगी। अच्छा बाबा, अब से मैं दिन रात मेहनत करूँगा।